शोरगुल मत करो। देखो ये अभी क्लीन नहीं हो रहा, अभी ना कुछ देर बाद क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ आना, टच कर लेना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले मैं व्यंजन संधि पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दूंगा, जिसमें स्तुत्व संधि और ष्टुत्व संधि होगी। चूँकि ये जो टॉपिक चल रहा है ये प्रमुख रूप से बेसिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें मुख्य रूप से टेट और सुपर टेट के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए एक बार हम लोग स्तुत्व और ष्टुत्व संधि का रिवीजन एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे की संधि को हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये व्यंजन संधि है। तो इसके पहले मैंने बताया था कि ये जो व्यंजन संधि है व्यंजन संधि है ना, तो व्यंजन संधि की जो परिभाषा बन सकती है, व्यंजन वर्ण के बाद कोई भी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आता है ना। तो व्यंजन वर्ण के बाद यदि कोई भी इसके प्लस के आगे, जैसे ये प्लस लगा हुआ है, इसके आगे या तो स्वर वर्ण हो या तो व्यंजन वर्ण हो, है ना, तो वो क्या होगा, व्यंजन वर्ण होगा। अब इसकी परिभाषा कैसे बन सकती है कि व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब ये जो व्यंजन संधि होगा, अब इसमें स्वर वर्ण में यदि देखा जाए तो जैसे मान लेते हैं कि यदि मैंने बताया था कि ये जगत धन ईश, और इसका एक उदाहरण ले सकते हैं व्यंजन का, जगत धन नाथ। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि ये देखिए जो त है ये व्यंजन है ना, तो ये व्यंजन वर्ण, यहाँ पे ये व्यंजन वर्ण हो गया, प्लस जो ई है वो क्या है, स्वर है ना। अब उसी प्रकार देखिए ये जो त है यहाँ पे हलंत रहेगा, ये जो त है ये भी व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये जो नाथ है ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, ये न क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि व्यंजन पहले, प्लस के पहले आपका कोई ना कोई व्यंजन आएगा, तभी समझिए कि वो व्यंजन वर्ण है ना। यानी कि संधि विच्छेद में जो प्रथम पद होगा, उस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो सदैव व्यंजन ही होगा। बात समझ आ रहा है ना। जैसे स्वर संधि में क्या होता था कि वो दोनों ही स्वर होते थे, है ना, दोनों ही क्या होते थे, स्वर होते थे। जैसे विद्यालय की यदि संधि विच्छेद किया जाए विद्यालय का, तो इसमें देखिए कि विद्या धन आलय है ना, विद्या धन आलय, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, स्वर है, जिसपे आ की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, आ की मात्रा है। देखिए यहाँ पर दोनों स्वर हैं कि नहीं है। तो स्वर संधि में आपके प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो भी स्वर रहता था, और जो द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होता था वो भी स्वर होता था। तो स्वर व्यंजन में दोनों ही वर्ण जो निकटवर्ती वर्ण होते थे वो दोनों स्वर होते थे। लेकिन व्यंजन वर्ण में क्या होगा कि जो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो सदैव क्या होगा, व्यंजन होगा, है ना, क्या होगा, वो व्यंजन होगा। अब उसके बाद प्लस के आगे या तो स्वर बनेगा या तो व्यंजन बनेगा, ये चीज़ होगा, ठीक ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि व्यंजन है कि स्वर है ना। तो व्यंजन वर्ण
व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे जगत धन इसका जो संधि विच्छेद कर देंगे तो ये हो जाएगा जगदीश हो जाएगा। क्या होगा, जगदीश। यहाँ पे लाइट आ रहा होगा ना, यहीं पर आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। चलिए अब जगन्नाथ का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ये दिख रहा है, ठीक। तो ये देखिए, ये व्यंजन संधि में ये आपका एक स्वर हुआ और एक क्या हुआ, व्यंजन हुआ, ठीक ना। तो ये हो गया आपका व्यंजन संधि। अब इसमें देखिए नियम है। अब नियम क्या है कि यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, देखिए कि दंती स और त वर्ग है ना, दंती स और त वर्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दंती स है और ये क्या है, त वर्ग है। ध्यान समझना, क्योंकि हम पढ़ा भी चुके हैं एक बार, है ना, वो वीडियो में भी मिल सकता है, लेकिन एक बार फिर से मैंने सोचा कि रिवीजन में कर दूं। तो स और त वर्ग, तो स और त वर्ग से यदि आपका तालव्य स मिले, है ना, स वर्ग से दंती स और त वर्ग से यदि आपका तालव्य स और च वर्ग का मेल हो, ठीक, च वर्ग का मेल हो, तो एक इससे एक संधि बनेगी। यानी दंती स और त वर्ग से जब तालव्य स और च वर्ग का मेल होगा तो यहाँ पर जो संधि बनेगी या जो संधि होगी उस संधि को हम कहेंगे इष्टुत्व संधि। क्या कहेंगे, इष्टुत्व। क्या कहेंगे, इष्टुत्व संधि। ये है इष्टुत्व संधि, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए, इसी दंती स और त वर्ग से जब हम मूर्धन्य स और ट वर्ग का, मूर्धन्य स और ट वर्ग का मेल करेंगे, तब इससे एक और संधि बनेगी। इस संधि का नाम होगा, कौन सी संधि होगा, ये इष्टुत्व संधि। क्या होगा, ये इष्टुत्व संधि। इतना तक बात समझ में आया? बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि को, तो इष्टुत्व संधि का जो सूत्र होता है, ये मैं इसके आगे सूत्र भी लिख दे रहा हूँ। ये इसका सूत्र है इष्टोः इष्टु नाश्चुः। क्या है, इष्टोः इष्टु नाश्चु, ठीक है। और इसका जो है इष्टु नाश्टु, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, इष्टु नाश्टु। इष्टु नाश्टु है कि इष्टो नाश्टु है, इष्टु नाश्टु है। चलिए कोई बात नहीं है, इष्टु नाश्टु हो गया। अब देखिए कि इष्टो इष्टुना इष्टु सूत्र से क्या होगा कि यहाँ पर देखिए जो इष्टो का मतलब है, ये जो इष्टो है, इष्टो का मतलब यहाँ पर हो गया आपका दंती स और त वर्ग। क्या हो गया, दंती स और त वर्ग का मेल जब तालव्य स और च वर्ग से होगा, ठीक है ना। जब तालव्य स और च वर्ग से होगा तो इसके जितने भी वर्ण होंगे किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, आपके तालव्य स और च वर्ग में, ठीक ना। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, स में और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक ना। बात समझ में आया? देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये दंती स है और त वर्ग है। दंती स और त वर्ग का मेल जब आपका तालव्य स और च वर्ग से हो, ठीक है,
तालव्य स और च वर्ग से हो तो इस दंती स की जगह तालव्य स हो जाएगा और इस त वर्ग की जगह क्या हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा। क्योंकि देखो च का भी उच्चारण वहीं से होता है ना जहाँ से स का होता है। ये तालव्य है ना, च क्या है, तालव्य है। ठीक है, देखा यही कहते हैं तुम लोगों की इसको थोड़ा सा देख लिया करो, तो नहीं वहाँ सही से दिख रहा था ना। अब देखो क्लीन हो गया कि नहीं, वो थोड़ी देर बाद ले लेता है, हम तो पढ़ाने में रहते हैं। तो ये दंती स का तालव्य स में और त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, बात समझ में आया। अब जैसे त वर्ग में क्या क्या आएंगे, त थ द ध न आएंगे और च वर्ग में च छ ज झ ही आएगा। तो त रहेगा तो उसका क्या बन जाएगा, च हो जाएगा। यदि थ रहेगा तो उसका क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। हाँ, जैसे यदि लिख दिया जाए, चूँकि इसको बता ही दिया गया लेकिन बस एक बार ऐसे ही रिवीजन कर दे रहा हूँ। जैसे त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया, सब में हलंत रहेगा। ठीक है, तो अब इस त का किस में परिवर्तन हो जाएगा, च में, इस थ का छ में, इस द का ज में, इस ध का झ में, इस न का य में हो जाएगा। अब जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, उत्तधन चारण। क्या ले लेंगे, उत्तधन चारण। तो इस त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, हलंत के साथ होगा, और ये चारण हो जाएगा। इसके पहले उ है, तो अब देखिए ये आधा च होगा, ये आधा च है तो ये आधा च हो गया। अब ये क्या बन गया, उच्चारण। बात समझ आया। ठीक, तो देखिए अब ये जो दंत, ये देखिए त है ना, तो त किस में आता है, दंत में आता है। च किस में आता है, तालव्य में आता है। तो नियम क्या कहता है कि दंती स और त वर्ग का मेल जब आपका तालव्य स और च वर्ग से होगा तो दंती स किस में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य स में, और जो त वर्ग है वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। ठीक, अब इसी प्रकार बस सेम ऐसा ही है इसका कि ये जो आपका इष्टुत्व संधि है ना। क्या है ये, इष्टुत्व संधि का देखिए उदाहरण देख लीजिए एक तो, कि अब दंती स और त वर्ग का जब मेल मूर्धन्य स और ट वर्ग से होगा तो इस मूर्धन्य मतलब इस दंती स की जगह मूर्धन्य स हो जाएगा और त वर्ग की जगह ट वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आया। यानी कि जब आपका दंती स और त वर्ग, दंती स और त वर्ग का मेल किससे हो, मूर्धन्य स और ट वर्ग से हो, तो क्या होगा आपका दंती स की जगह, दंती स की जगह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, और त वर्ग की जगह क्या हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, है ना। तो यानी कि त थ द ध न सब हलंत के साथ। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, त की जगह क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ और ये अड़। अब जैसे एक ठो उदाहरण ले लेते हैं, उड्डढन नयन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उद्द रहेगा, ये क्या है, उद्द है, उद्दधन नयन, उड्डयन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, उड्डयन। ठीक है ना, क्या हो गया, ये उड्डयन हो गया। ठीक, कि उड्डयन का सही उदाहरण नहीं बताया गया है, सही नहीं बताया गया है, क्यों जी, नहीं, वो तो है ही नहीं।
या दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप, ठीक ना, ये बात ना समझ आया हो, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर होगा, कई एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे। ये देखिए, चाहे इसका एक अन्य उदाहरण ले लीजिए, जैसे तत् धन टीका हो गया, ठीक ना, तत् धन टीका, तो इस त की जगह क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका तत् टीका, दिखाई दे रहा है नहीं, ये क्या हो गया, तत् टीका हो गया। तो यहाँ पे देखिए त का ट में हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्तुत और स्तुत संधि मैंने पहले बता ही दिया था, और इससे बस थोड़ा सा रिवीजन हो गया इस क्लास में। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे व्यंजन संधि के ही अन्य संधियों के बारे में जानेंगे। आइए तो आज हम लोग पढ़ते हैं अब व्यंजन संधि के अन्य प्रकारों में, जैसे जस्तु संधि हो जाएगा, है ना, जस्तु संधि, आइए अब अगला संधि हम लोग पढ़ते हैं जस्तु संधि, ठीक है। इंक भी खत्म हो गया है कि है रेड कलर वाला कोई इंक, कोई है एक आध कोई, हाँ पीछे देखा, पीछे काहे, चलिए अच्छा, आज ध्यान जाएगा तो एक ले लूँगा, एक डब्बा ला के रख देना, हाँ सही कही, एक डब्बा ले आकर के रख दूँ, हर एक कलर का है, एक डब्बे में सब पड़ा रहेगा, और कबूतर गिराती रहेंगी, है ना। आइए अब देखिए, पढ़ते हैं हम लोग व्यंजन संधि में। अगला संधि हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा है, जस्त्व संधि, क्या है ये, जस्तु संधि, है ना। नाम सुने थे कि नहीं आप लोग, नहीं, और स्तुत्व और ष्टुत्व का, उसका भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो जस्तु संधि यानी कि इसका देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, कौन सा वर्ण, अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो संधि अब शुरुआत होगी, अब इस संधि में बगैर महस्वर सूत्र और प्रत्याहार का काम नहीं बनेगा। हम तो बता ले जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो अब जो है कि उसके लिए महस्वर सूत्र और प्रत्याहार, यानी कि अब 14 महस्वर सूत्र लिख दूंगा, अब उसके अंतर्गत जो जो प्रत्याहार आएगा वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को तब ये बात समझ में आएगी, यानी कि अभी तक जो महस्वर सूत्र और प्रत्याहार था, इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता स्वर संधि में नहीं थी ना, अब लेकिन व्यंजन संधि में इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वर संधि में 9 ही वर्ण थे, है ना, अब व्यंजन संधि में क्या है, अधिक हैं। तो आइए देखते हैं जस्तु संधि को, ठीक है। अब जस्तु संधि का जो सूत्र है, इसका जो सूत्र है जस्तु संधि का, तो जस्तु संधि का क्या सूत्र होता है, जसो अंते, है ना, झलाम जसो अंते, याद हो जाएगा। देखिए झलाम जसो ठीक है, झलाम जसवंते, है ना, ये और लिखा है ना, हाँ, तो ये हो गया इसका सूत्र। जस्तु संधि का सूत्र क्या है, झलाम जसो अंते,
यही समझना। अब झलाम जसवंते का मतलब ये है कि जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण होंगे, ये क्या है, झल क्या है, प्रत्याहार है ना, झल वर्ण, झल वर्ण, ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, जस वर्णों में। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, जस वर्णों में। अब ये दिक्कत हो जाएगी कि अब हमको झल वर्ण कौन कौन से होंगे और जस वर्ण कौन कौन से होंगे, अब इसको पहचानना दिक्कत हो जाएगा ना। जब जानेंगे ही नहीं झल को जस को, है ना, तो देखेंगे तो झल में कुल 24 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे, 24 वर्ण आएंगे। पांचवा को छोड़ दीजिए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण को क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। व्यंजन की बात हो रही, स्वर की बात नहीं हो रही है, ठीक ना। तो प्रत्येक वर्ग के पांचवें को छोड़ दीजिए तो बचा कौन कौन सा, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 यानी प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला होगा और इसमें कुल 24 वर्ण होंगे, ठीक है ना। तो ये सूत्र विधायक सूत्र है जस तो संधि का। विधायक सूत्र क्या है, झलाम जसवंते, है ना, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं, ये जो वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला होता है ना। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, लगभग 24 होती है, ठीक। तो प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ये जसवंती यानी कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये जो जस होता है ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि क हो गया, क क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये झल है कि जस है, बस यही बताना है। झल है तो क का परिवर्तन किस में होगा, तो तीसरे में कौन सा होगा, बहुत बढ़िया। आप दिखाइए होगा ग, बस अब समझ में आ गया। तो लोग को बताना नहीं बस झल जस, तो बताना होगा अब, मतलब वो प्रत्याहार महसूस तो बताना होगा अब सर। बस यही, इसी से काम चल जाएगा। हाँ सर तो प्रत्येक वर्ग चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, हाँ पांचवा को छोड़ दीजिए, पांचवा छोड़ दीजिए। तो जितने भी वर्ण होंगे चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये किस में आएंगे, झल वर्ण में आएंगे या झल प्रत्याहार में आएंगे ना, क्यों जी, झल में आएंगे। अब ये झल का परिवर्तन किस में होगा, जस वर्ण। और जस वर्ण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, ठीक। अब इसे मान लेते हैं ये ज हो गया, तो ये ज क्या है, झल है कि जस है। अब ये झ क्या है, झल, जस है कि झल है, जस है, झ, केवल तीसरा वर्ड छोड़ दीजिए। जैसे मान लेते हैं क लिख दीजिए, ख लिख दीजिए, ग लिख दीजिए, घ लिख दीजिए, अंग लिख दीजिए। तो ये पांचवा को छोड़ दीजिए और ये तीसरा छोड़ दीजिए। तो पांचवा तो ये क्या है, अनुस्वार वाला है, इसको हटा ही दीजिए, ठीक। अब ये जो तीसरा है ये क्या होगा, जस वाला हो जाएगा। और ये क्या है, क ख ग और ये घ, है ना। ये सभी चारों जो होंगे ये झल होंगे और ये झल में ये जो तीसरा होगा ये क्या होगा, इसका जस होगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, अभी बताएंगे सब नियम पूरा विधिवत लिखवा देंगे, ऐसी बात नहीं। अभी तो मैं सिर्फ परिचय करवा रहा हूँ इससे कि आप पहले इसको दिमाग में अपने लीजिए, बैठाइए। अब जैसे मान लेते हैं जगत हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, जगत लिख दिया। ये त किस में आएगा, झल में आएगा कि जस में आएगा, पहला आ रहा है ना तो त आ गया। अब ये किस में परिवर्तन होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो इसका तीसरा क्या होगा, द, बा भाई बा। तो ये क्या बन गया, जगद, क्या हो गया, ये जगद हो गया। समझ में आ रहा है, क्यों जी,
आ रहा है ना समझ में। अब इससे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। अब इसे मान लेते हैं वाक ले लिए हम लोग। क्या ले लिए? वाक ले लिए। तो क की जगह क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि दिक। दिक मतलब क्या होता है? ये दिक हो गया ना। दिक का मतलब चलिए होता होगा कुछ, दिशा ही होता है, ठीक ना। दिक मतलब दिशा। तो दिक में क का किस में परिवर्तन हो जाएगा? ग में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए इतना बात समझ में आ गया ना। अब जैसे जगदीश का जगदीश हो गया तो जगत धन ईश हो गया, है ना। तो त का किस में परिवर्तन हुआ? द में हो गया। इसको मिटाऊं? अब तो लोग के महस्व सूत्र और प्रत्याहार बता दें, ठीक बा। ये सब तो मिटा दूं कि नहीं? ठीक। झल प्रत्याहार और जस प्रत्याहार, यानी कि जो जस तो संधि है, इसका जो विधायक सूत्र क्या था? झलाम जसवंते, है ना। हाँ, झलाम जसवंत, यानी कि झल प्रत्याहार किसमें परिवर्तित हो रहा है? जस में। तो आज हमें लग रहा है कि तो लोग का महस्व सूत्र से काम खत्म हो जाए। इसको लिखती रहना ना और बताना। देखिए अब ये इसको भी मैं हटा दूँ। व्यंजन संधि तो पढ़ा ही रहे हैं, कब से ये बात दिमाग में ठनक रहा है। अब देखिए माहेश्वर सूत्र पे आते हैं। किस पे आते हैं? पहले माहेश्वर सूत्रों को हम देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र, ठीक है। बोलो। अब देखो इस माहेश्वर सूत्र के कई नाम हो सकते हैं, ना ना, है ना। माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, इसी को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, इसी को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश। चतुर्दश का मतलब चतुर्दश। 14 को संस्कृत में क्या कहोगी? 14 ही कहोगी? चतुर्दश कहोगी। तो ये जो चतुर्दश है ना, ये जो चतुर्दश है का मतलब 14 महसूर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सा पहला जो सूत्र है मैं लिख दे रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 7वां तक लिखते हैं। फिर आगे यहाँ से लिख देंगे। फिर ये हो जाएगा 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। और हाँ मैं लिख रहा हूँ, कहीं गलती हुआ तो बताना तुम लोग। आता है ना। देखो पहला हो गया आपका अ ई उ ड़ ना। जो लास्ट वाले जो वर्ड होंगे जितने भी ये देखेंगे तो ये हलंत के साथ होंगे और इनकी जो संज्ञा होती है इत संज्ञक वर्ड होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी उपयोगिता प्रत्याहार को बनाने में होती है, ठीक ना। तो ये हो गया अयूड़। एक हो जाएगा रीरिक। क्या हो गया? रीरिक। अच्छा ये मैं तुम लोग को याद अभी तुरंत करवा दूंगा, याद भी हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा। बस नियम समझना, इसको याद करने का क्या ट्रिक है। रीरिक। ए औंग, ए ओ अंगा, ठीक। एवं ऐ औच क्या रहेगा? ऐ औ च, ऐ औच। अब देखिए ये 4 सूत्रों को ध्यान से देखिए। इसी जगह इन 4 सूत्रों में देखिए सब क्या है? स्वर है। स्वर है ना। कहीं व्यंजन है इसमें? नहीं ना। अब इन स्वरों में देखिए कि पहले और दूसरे सूत्र में ह्रस्व स्वर, पहले और दूसरे में कौन है? ह्रस्व है। दूसरे और चौथे में दीर्घ है। याद हो जाएगा कि नहीं? अब आइए अब चलते हैं ह य व र ट। क्या हो गया?
हाइवरट, है ना। अब इसके बाद आइए, ये हो गया लड़। अब इसके बाद है 7वां सूत्र, इय म अंग ड़ न म, यही लिखा है ना। इयमं गणनम, ठीक, यानी कि अयुर ऋक एवं अयौ छरट रड़ इमं गणनम। इमं गणनम के बाद आएगा घड़धस, घ ढ ध स, घ ढ ढ घ ढ ध घ ढ ढ घ ढ धस, घ ढ धस, सही है। घ ढ ध स, घड़दस, तो यम गणनम घड़दस। अब इसके बाद आएगा जबगढ़ दस, ज ब ग ड जबगढ़ दस, जबगढ़ दस, सही है। यम गणनम झबैया, कहाँ पर है वो? 8वें नंबर में। अच्छा, लड़ इयम गणनम झबई, फिर हाँ झबई रहेगा, देखिए भूल गए। चलिए 8वां नंबर ये हो गया झबई, क्या हो गया? झ भ इय, ठीक है, झबैया। फिर ये हो गया गणदस, फिर उसके बाद जबगढ़ दस, फिर उसके बाद क्या आएगा? खपत, खफ छठ त चट तऊ। ये हो गया 9वां नंबर, और ये हो गया 10वां, फिर ये 11वां। तो इसमें क्या है? ख फ छ थ, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त व। यह बड़ा लंबा सूत्र है न, खफच है ना, थट चट तव, खफच ठथ चट तव। फिर 12वां आ जाएगा कपई, फिर 13वां आ जाएगा स, एक और स रहेगा स, फिर ये रहेगा र, फिर 14वां क्या हो जाएगा? हल। ठीक, इतना तक बात समझ आ गया ना? देखिए अब इसको याद करने का देख लीजिए क्या तरीका हो सकता है। पहले में क्या है ना, और दूसरे में क्या है। इन पहले और दूसरों में ह्रस्व स्वर है, क्या है? ह्रस्व स्वर। अब दूसरे और चौथे में क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक। अब इन पूरे स्वरों को अच कहते हैं, क्या कहते हैं? अच कहते हैं, यही ना। अ के लेकर के च तक कुल 9 वर्ड आ जाएंगे। अब देखिए हाइवरट, अब ये जो हाइवरट है ये क्या है? ह य व र फिर ल, है ना। तो ये जो हाइवरट है य व र और ल, तो ये य व र ल ये क्या है? आपका अंतस्थ है, क्या है? अंतस्थ है, ठीक है। ये भी और ये भी आ जाएगा। इयम गणनम क्या है? पंचमा अक्षरम क्या है? क्या है ये? पंचमा अक्षरम है, ठीक ना। पंचमा अक्षरम आ गए प्रत्येक वर्ग का। फिर झबई, झबैया ये क्या है? चौथा वर्ड है, च छ ज झ, चौथा वर्ड है कि नहीं? फिर ये भी चौथा वर्ड होगा प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का यहाँ से आपका ख फ छ ठ थ, ये यहाँ तक, ये दूसरा वर्ड है ना। ये पहला वर्ड, ये और ये कपई पहला वर्ड, ठीक। फिर शक्सर ये उसमी होंगे, ये क्या होंगे? उसमी होंगे, ये भी उसमी होगा, ह भी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ह एक बार आया, ह एक बार यहाँ पर आया, ठीक ना। लेकिन इसकी गिनती एक बार होगी, ठीक ना। 2 बार आ जाने से 2 बार थोड़ी गिनती होगा, को एक बार होगा ना, ठीक। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हम तो झल जस के चक्कर में थे कि उसको बताना कैसे। अब देखो झल प्रत्याहार, इसमें झ देखो कहाँ है?
झ कहीं दिखा? झबैया के झ, झबई का झ कहीं दिखा? झ। और फिर झल है ना, झल, झल है ना, क्यों? झल है ना। तो अब ल कहाँ है? हल के ल में आओ, हल के ल में है, ये है हल ना। तो झबैया, अब देखो झबैया क्या है? झ भ इया। तो जितने भी हलंत हैं इनको छोड़ दीजिए। अब गिन लीजिए संख्या, 1 2, ठीक है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। यही बताया था मैंने कि झल में कुल कितने वर्ड आएंगे? 24 आएंगे। तो झल में जितने भी वर्ड होंगे, अब झल वर्डों को लिख लीजिए। अब झल वर्डों को आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ झल वाले वर्डों को, उसको तुम लोग उतार लेना। बहुत आसान है, थोड़ा सा नियमता पढ़िए तब, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत कठिन नहीं, आसान ही है ये संधि भी। अब देखिए कौन कौन से आएंगे इसमें। देखिए झ आया, ठीक ना, झ भ इया को छोड़ देना है, फिर घ आएगा, फिर ढ आएगा, फिर ध आएगा, ठीक है, ध आ गया, फिर ज को ले लीजिए, फिर ब को ले लीजिए, फिर उसके बाद ग को ले लीजिए, फिर ड को ले लीजिए, फिर द को ले लीजिए, फिर ख को लीजिए, फिर फ को लीजिए, फिर छ को लीजिए, फिर ठ को लीजिए, फिर थ को लीजिए, खप छठत, फिर उसके बाद च को लीजिए, च, फिर ट, फिर त, फिर उसके बाद क, फिर प, फिर उसके बाद स, फिर स, फिर स, फिर उसके बाद ह। हो गया 24। 1 2 3 4 5, 5 चौका 20, 4 24। तो ये जो वर्ड हैं ये कौन से वर्ड कहलाएंगे? ये पूरे वर्ड कौन से कहलाएंगे? ये झल वर्ड हैं। कौन से वर्ड हैं ये? झल वर्ड। वाह भाई वाह, ये क्या है? ये झल, नामों बहुत बढ़िया है, झल। अब इस झल में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 24 है। और ये प्रत्येक वर्ग का देखिए, इसमें कहीं पंचमा अक्षरम है क्या? अंग, इया, न, म, ये सब कहीं है? नहीं है। पचमा को हटा दीजिए तो 4 3 2 1, ये जो बचा यही क्या है? झल है। क्या है ये? झल। अब इसका परिवर्तन किस में होगा? जस में होगा। किस में होगा? जस में होगा ना। तो अब जस वाला प्रत्याहार देख लीजिए, ज कहाँ है? ज कहाँ है? 10वां नंबर सूत्र ज मिला, ये ज मिला और ज और ये स है ना। तो अब देखिए इसमें क्या क्या आएंगे? ज, ब, ग, ड और ये द। 1 2 3 4 और ये 5, कुल कितने वर्ड आ गए इसमें? 5 आ गए। ये क्या है? ये जस। क्या है ये? जस। झलम जसवंते। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का ये कौन सा है? च छ ज, प फ ब। तो देखिए ये भी तीसरा है, च छ ज, प फ ब, ये भी तीसरा, क ख ग, और ये ट ठ ड और त थ द। देखिए प्रत्येक वर्ग का ये तीसरा, ये लिखा भी है यहाँ पर, देखिए तीसरा है ना। अब बात क्लियर हुआ? थोड़ा सा चित्र मान आप लोग के दिमाग में बना कि नहीं बना कि झल का जस? अब भूलेंगे तो नहीं कि झल में कितने वर्ड हैं, उनको तुरंत पकड़ कर किसमें परिवर्तित कर दीजिए? जस में। ठीक, बात समझ में आया? इसको अब मैं मिटा दूं, मिटा दूं। अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो भाई ले लीजिए, है ना। और भैया इतना बेहतरीन सेशन चलता है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, न किसी प्रकार कोई कमेंट आता है। अरे थोड़ा सा कर दिया करिए आप लोग, है ना। गलत सही क्या है क्या नहीं है अभी तो हालांकि नहीं, जब अभी आ जाएगा सर पे एग्ज़ाम आ जाएगा तब उसके बाद लोग अफरा तफरी मचाना शुरू करेंगे। कैसे वैकेंसी नहीं आ रही, नहीं आ रही है, नहीं आ रही, आ जाएगी। चलिए अच्छा, मिटाता हूँ मैं। अब आते हैं हम लोग पुनः अपनी यथावत स्थिति, जस्तो संधि। जस्तो संधि मतलब सूत्र क्या है? जस्तो संधि का सूत्र क्या है? देखा, तुम लोग भूल गई अभी?
अरे संस्कृत वाला नहीं, वह उद्धारा करेगा, वो मजबूरी भी है और जरूरी भी है। देखो, जो संस्कृत थोड़ा बहुत जान लिया, यदि संस्कृत आप 25% जानते हैं, ध्यान सुनना, यदि संस्कृत 25% जानते हैं तो हिंदी 75% जानेंगे। इतनी संस्कृत में जो है कि सामर्थ्य है ना। संस्कृत हालांकि सभी विषयों की जननी भी है ना, अरे सॉरी, सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। वो निकल जाता है कभी कभी, हालांकि दिमाग कहीं और भी रहता है। तो जो संस्कृत है सभी भाषाओं की जननी भी है कि नहीं। तो संस्कृत को जानना जरूरी। संस्कृत जान लीजिए तो हिंदी अपने आप जान लेंगे। और संस्कृत थोड़ा सा कठिन है याद करने में, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो जस तो संधि का सूत्र ही था झलाम जसवंते, है ना, झलाम जसवंते। क्या चलिए, अब नियम क्या था झलाम जसवंते का, देखिए, झलाम जसवंते, इसका क्या नियम था कि झल प्रत्याहार या झल वर्णों का, ऐसे लिखिए, झल वर्णों का, झल वर्णों का। अब झल वर्ण में कौन कौन से आएंगे, 4, 3, 2 और 1, यही आएंगे ना। झल वर्णों का मेल, है ना, झल वर्णों का मेल जस से होता है, या झल वर्णों का ये लिख दीजिए, झल वर्णों का जस में परिवर्तन, शॉर्टकट लिखिए, जस में। अब जस में क्या है आपका तीसरा वर्ण, है ना, तीसरा वर्ण। तो झल वर्णों का जस में परिवर्तन हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया। अब एकाक दुई को उदाहरण दे दिया जाए तब तो कुछ काम बने, है ना। अब देखिए कि पदांत झल वर्ण, है ना, पदांत को मतलब पद के अंत में, ठीक बात समझ आया ना। पदांत झल वर्ण, यानी कि पदांत को मतलब पद के अंत में यदि झल वर्ण हैं, बात समझ आया कि नहीं। पदांत को मतलब पद के अंत में यदि झल वर्ण हैं तो ये जो झल वर्ण होंगे किस में परिवर्तित हो जाएंगे, जस में। किस में हो जाएंगे ये, जस में हो जाएंगे, ठीक ना। झल किस में हो जाएंगे, जस में हो जाएंगे। तो जस वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा, या जस वर्ण में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए, अब ये जो जस होता है ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, इसलिए मैंने पहले ही लिखा था वहाँ ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण लिखा था ना पहले में। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण जस होता है। और पांचवें को छोड़ दीजिए, पांचवें को छोड़ दीजिए तो बचा 4, 3, 2, 1, ये किस में आएंगे, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये सभी किस में आएंगे, झल में आएंगे। किस में आएंगे, झल में आएंगे। और जब पदांत झल मतलब जब पद के अंत में झल वर्ण हो तो उनका जब हम संधि बनाएंगे तो वो झल वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएंगे, जस में परिवर्तित हो जाएंगे। बस यही इसका नियम ही है, ठीक ना। अब देखिए, अब एकाक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, बगैर उदाहरण का काम नहीं बनने वाला है, ठीक ना। अब इसे मान लेते हैं हमने लिख दिया जगत, क्या लिख दिया, जगत लिख दिया। अब इसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, दिक लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, वाक लिख दिया ना, क्या लिख दिया, वाक लिख दिया, वाक नहीं वाक, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो भैया ये जगत है तो त है ना, तो झल है तो इसका जस क्या हो जाएगा,
द हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जगद। क्या हो गया, जगद हो गया। ठीक, ये क्या बन गया, दिग हो गया। ये क्या हो गया, वाग हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसे लिख दिया जाए जगत धन ईश। क्या है, ईश। दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। फिर वाग धन ईश, ये लिख दिए। तो त का किस में परिवर्तन होगा, द में हो जाएगा। और द पर ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, दी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये जगदीश। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया, ये हो गया जगदीश। तो द पर ई की मात्रा जो बड़ी है कि छोटी है, बड़ी। अधिक धन अंबर की क की जगह क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, दिगंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हो गया दिगंबर। अब वाक धन इस क का किस में परिवर्तन हो जाएगा, क का किस में होगा, ग में। तो क्या हो जाएगा, वाग। अरे इसको नहीं जोड़ोगी, इसमें इस लिखा है तो क्या होगा, वागिस। तो इतना धीरे से क्यों बोल रही, सही से बोलो, फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे, गलत हो जाएगा तो हमसे खुदा गलतियां हो जाती हैं। तो ये हो गया वागीस। क्या हो गया, ये वागीस। बात समझ में आ गया, झल प्रत्याहार। अब कोई दिक्कत है इसमें, झल का सूत्र बताओ, झल का सूत्र बताओ। ए तुम बताओ, क्या होगा। अच्छा इसका बताओ क्या होगा, मैं एक दे रहा हूं। अच धन अंत, बताओ इसका क्या होगा। एक इसका भी बताना, अच धन गर हो जाएगा। बताओ क्या होगा, अच धन अंत का। इसको संस्कृत ले लीजिए, अंतः कर दीजिए इसको, अच धन अंतः कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, अजंत। वाह, आप तो तुम लोग समझ गए भाई, हमें लगा कि नहीं पकड़ पाओगे। ये हो गया क्या, अजंत। यहाँ तो लाइट आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। अच धन गर क्या हो जाएगा, च की जगह क्या हो जाएगा, ज हो गया। अच धन अगर रहेगा, यहाँ मान लेते हैं, है ना। तो ये हलंत ज हो जाएगा ना, ठीक है। छोड़ दीजिए इसको, ये हालांकि कोई शब्द वैसा नहीं बन पा रहा है, तो जहाँ पे विवाद वाली चीज़ें हों वहाँ उसको शो भी नहीं करना चाहिए। तो ये अच धन अंत से क्या हो गया, अजंत हो गया, ठीक ना। अब इसमें कोई झल में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बतावा। कोई दिक्कत नहीं, एक ठोर उदाहरण ले लीजिए इसी का। ये हो गया सत धन आनंद, बताओ अध्याय कर। सदानंद। देखा, वाह भाई वाह, तुम लोग तो अब समझ लो कि पहले प्रयास में टेट पास कर जाओगे। अब सदानंद हो गया, क्या हो गया, ये सदानंद हो गया। अब जैसे कह दिया जाए कि सदानंद में कौन सी व्यंजन संधि है, ये पूछ दिया जाए। कौन सी व्यंजन संधि है सदानंद में, बतावा जा। कितना टाइम हुआ हो, 9:30 हो गया। चलिए मित्रों, अच्छा आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम कल मिलते हैं एक नई संधि के साथ, जो व्यंजन संधि होगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।